Dear students, first of all, very much good morning to all of you. +2 बिजनेस स्टडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इस यूनिट के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बेसिकली हमने आपसे जो डिस्कस किया है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने आपसे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, देन डिविडेंड डिसीजंस डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सारे टॉपिक हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं फिक्स कैपिटल के टॉपिक के ऊपर। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक हमारे पास आता है फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन ए बिजनेस। इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब तक की स्टडी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही लग चुका है कि किसी बिजनेस के अंदर जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो बेसिकली दो काम के लिए हमें ज़रूरत होती है। एक होती है वर्किंग कैपिटल के लिए और एक होता है फिक्स कैपिटल के लिए। मतलब जो भी कैपिटल है हमारे बिजनेस में हम इकट्ठा करते हैं, जो भी कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल को दो काम के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए और दूसरा हिस्सा होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। आप अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि जितनी भी कैपिटल बिजनेस के अंदर इकट्ठी होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक होता है फिक्स कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होती है? वर्किंग कैपिटल की जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है हमें करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, और दूसरा पड़ती है हमें अपने बिजनेस के डेली के डे टू डे के एक्सपेंस को पे करने के लिए। बट मैं रिपीट करता हूं कि अपने बिजनेस की करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए और डेली डे टू डे के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल की जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है जस्ट टू परचेज फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है पैसे की, जो कैपिटल का जो पोर्शन हम इन एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल ऑफ द बिजनेस, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। राइट, तो होपफुली आपको यहाँ तक का ये तो क्लियर हो चुका है कि सारी की सारी कैपिटल को दो हिस्सों में बांटा जाता है, फिक्स कैपिटल में एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो फिक्स कैपिटल का स्टडी करेंगे। दूसरी बात कंसेप्ट ये स्टडी करेंगे और ये बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में कि फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है, और दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, मीन टू से किसी बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी या किसी बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल कम लगेगी, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट रहता है कि किसी बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल के ऊपर ज़्यादा पैसा लग रहा है और किसी बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल के ऊपर पैसा कम लग रहा है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। आई रिपीट, it refers to investment in long term assets. In other words, it refers to those assets which are required in the business for more than 1 year, such as furniture, machinery, etc. In other words, it refers to those assets which are required in the business for more than 1 year, such as furniture, machinery, etc. मैं जैसे बताता हूँ, मैंने अभी भी आपको रिपीट किया है, जो बेसिकली जो फिक्स एसेट की जो जरूरत पड़ती है, फिक्स एसेट जो अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, दैट इज़ दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। मीन टू से फिक्स एसेट टोटल कैपिटल का वो हिस्सा है जिससे हम लोग किसी बिजनेस के अंदर लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को, फर्नीचर को, फिक्सर्स को परचेज करने के अंदर यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं इसके थोड़ा सा और आगे इस टॉपिक को एलोबरेट करूं तो फिक्स एसेट बेसिकली किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए खरीदी जाती है, क्योंकि और बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कोई भी बिजनेस करना है, बट नेचुरल है कि अगर कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, ज़मीन की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, फिक्सर्स की जरूरत पड़ेगी, प्लांट की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हम बिजनेस ने इनको बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना, नहीं, बिजनेस देखो इन सबको चीज़ नहीं बेचना, ना बिल्डिंग बेचनी है, ना प्लांट बेचना है, ना मशीनरी बेचनी है, ना फर्नीचर बेचना है, बल्कि बिजनेस को तो इन सब की हेल्प से अपने बिजनेस को स्टैंड करना है। मतलब ये पैसा एक बिजनेसमैन या बिजनेस जो है, ये पैसा इन एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टैंड करने की कोशिश की जाती है और लंबे टाइम तक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए की जाता है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है।
अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि फिक्स कैपिटल का, होपफुली आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि फिक्स कैपिटल होती क्या है। दूसरा हमारे पास मेन आता है कि किसी कंपनी के अंदर फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा लगेगा या किसी कंपनी के अंदर फिक्स कैपिटल के अंदर पैसा कम लगेगा या कम लगेगा। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल में पैसा ज़्यादा लगाना है या लगेगा, और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जिससे कि ये पता लगे कि किस कंपनी के अंदर, किस बिजनेस के अंदर हमारा फिक्स कैपिटल के अंदर पैसा कम लगेगा। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो राइट नाउ द टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। इनफैक्ट जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो बड़ा डीपली इंपैक्ट डालती है कि किसी बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल के अंदर पैसा कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि हम बिजनेस को दो कैटेगरी के अंदर बांट लेते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज करता है और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको सेल करता है। नेचुरल सी बात है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, बड़ी ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। तो नेचुरल बात है कि वहाँ पर फिक्स कैपिटल के अंदर पैसा ज़्यादा लगेगा। जो ट्रेडिंग बिजनेस है वहाँ पर रेडीमेड या फिनिश गुड्स को डायरेक्टली परचेज किया जाता है और उसमें प्रॉफिट ऐड करके गुड्स को सेल कर दिया जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे फिनिश गुड्स को ही सेल परचेज किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कंपैरिजन में कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक बिजनेस का स्केल क्या है। स्केल से मतलब कि बिजनेस एक स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है या लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, लार्ज लेवल पे काम कर रहा है। स्मॉल और लार्ज स्केल से मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बिजनेस केवल एक सिटी लेवल पर, एक शहर तक ही अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहा है और एक शहर तक ही अपनी सर्विसेज दे रहा है। और एक दूसरा बिजनेस वो है जो बड़े लार्ज स्केल पर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अपना बिजनेस कर रहा है और वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बट नेचुरल स्केल ऑफ बिजनेस के पॉइंट के अंदर अगर कोई बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर कोई बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो वहाँ पर उसकी फिक्स एसेट के अंदर या फिक्स कैपिटल की उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक से मतलब क्या है कि एक बिजनेस वो है जो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है, ऑटोमेटिक टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है, लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज़ करके गुड्स की प्रोडक्शन करता है। दूसरा बिजनेस वो है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करता है, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल ना करके लेबर का यूज़ करता है जस्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स। की गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करता है। तो जिस बिजनेस के अंदर मॉडर्न टेक्निक यूज़ हो रही है, ऑटोमेटिक मशीन्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेटेस्ट मशीन्स ज़्यादा यूज़ हो रही है, वहाँ पर फिक्स कैपिटल के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। और जो बिजनेस लेबर को इस्तेमाल करके गुड्स को प्रोडक्शन करता है वहाँ पर फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि आज का जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पर टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। डेली या कुछ टाइम के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जिस बिजनेस के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि जिसकी अपग्रेडेशन बड़ी स्पीड से हो रही है, ये बड़ी जल्दी से ही, बड़ी ही थोड़े टाइम के अंदर ही बिजनेस को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। और जहाँ पर जल्दी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ पर एक बार टेक्नोलॉजी यूज़ कर दी और वो कई साल तक इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल के अंदर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से मतलब क्या है कि बिजनेस हाउस को या बिजनेस को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक वो बिजनेस जहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हैं, जो अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दूसरा वो बिजनेस जहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो चुके हैं या अपने बिजनेस को जो कंपनी आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तो नेचुरल सी बात है, ऑब्वियस सा पॉइंट है कि अगर बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस अपने आप को और आगे ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और अगर जिस बिजनेस के अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कम हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स रनिंग बिजनेस इन मोर प्रोडक्ट्स देन मेयरली वन प्रोडक्ट्स। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम केवल एक प्रोडक्ट के अंदर ही काम नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस पॉइंट है कि जो बिजनेस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, वहाँ पर उसको ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक सा पॉइंट है कि वहाँ पर उसको
ज़्यादा उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, केवल एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक बिजनेस काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है कि उसको दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में कम पैसा फिक्स कैपिटल के अंदर की रिक्वायरमेंट जो रहेगी उसकी कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई बिजनेस करना है, उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि बिजनेसमैन क्या करेगा, ज़मीन खरीदेगा और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएगा। तो नेचुरल बात है कि उसको वहाँ पर उसका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसे कोई रेडीमेड बिल्डिंग मिल जाए और उस बिल्डिंग को वो रेंट पर या लीज पर ले ले। अगर वो रेंट या लीज पे लेता है तो डेफिनेटली उसको एक बहुत बड़ा पैसा जो है फिक्स कैपिटल के अंदर लगाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो यही होता है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव कि अगर बिजनेस के पास इस तरह के रेंट के या लीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसको ना तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी ना उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, वो केवल किराए पर बिल्डिंग लेके भी अपना बिजनेस को कर सकता है। तो इस तरह के अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तो बिजनेस को कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर इस तरह के अल्टरनेटिव नहीं है तो नेचुरल उसको ज़मीन लेकर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पर उसको अल्टरनेटिव न होने की वजह से उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन को भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए एक बैंक है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक बैंक ऑफ बड़ौदा, दो बैंक है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक एटीएम लगाना है और उसकी एक एटीएम लगाने की लागत है 10 लाख रुपए। वहीं पर एक एटीएम और लगाना है और बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपना एटीएम लगाता है और तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी 10 लाख रुपए का लगाकर अपना एक एटीएम लगा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपना एक एटीएम लगा रहा है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। अगर ये दोनों बैंक आपस में कोलैबोरेशन कर लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी, और दोनों मिलकर एक एटीएम लगाएं और उस एक ही एटीएम से ही सभी कस्टमर्स को, सभी क्लाइंट्स को सर्विसेज दी जाएं, तो बट नेचुरल है कि दोनों की इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कम हो गई, दोनों की इन्वेस्टमेंट आधी आधी हो गई। और यहीं पर अगर 4 बैंक इकट्ठे होकर उसी एटीएम को लगाएं तो सभी की इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए की रहेगी। तो मैंने यही बात बोली है आपको कि जहां पर बिजनेस के कोलैबोरेशंस अवेलेबल हैं, बिजनेस एक दूसरे से कोलैबोरेट होकर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, मिलकर एक सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। और जहां पर इस तरह की कोलैबोरेशंस पॉसिबल जहाँ पर इस तरह की कोलैबोरेशन की पॉसिबल है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। जहाँ पर इस तरह की कोलैबोरेशन की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर नियर अबाउट 8 पॉइंट्स विच बेसिकली अफेक्ट आवर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो आज की इस वीडियो में टोटल यही था, फिक्स कैपिटल के बारे में डिस्कस किया और फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिस्कस किया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।